फाइनली हम सब इलेक्शन से बाहर आ गए। ना नीतीश पलटे ना नायडू पलटे, और हमारे दोस्तों के बीच में जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाइयाँ थी वो भी खत्म हो गई। बट कुछ भी कहो यार, इलेक्शंस के रिजल्ट शॉकिंग तो थे। कांग्रेस मुक्त भारत से लेकर अब की बार 400 पार सारे नारे फेल हो गए। न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल की बात ना ही करें तो अच्छा है। इन सब के बीच में एक रिपोर्ट देखने लायक है यार। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे की रिपोर्ट जो यूपी में हुई है, उसमें PM कैंडिडेट के लिए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को 36% वोट मिले हैं और नरेंद्र मोदी को 32%। क्यों हैरान हो गए ना? मोदी जी से 4% ज़्यादा। और ये वही योगी जी का उत्तर प्रदेश है जहाँ 403 विधानसभाओं में से कांग्रेस के पास सिर्फ 2 है। तो आलू से सोना बनाने वाले राहुल गांधी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी में कंफ्यूज हो जाने वाले राहुल गांधी, मैडम और सर में कंफ्यूज हो जाने वाले राहुल गांधी, अचानक पिछले 3-4 सालों में ऐसा क्या हुआ जो उनकी पॉपुलैरिटी में इतनी ग्रोथ आ गई? इस सवाल का जवाब दूं तो बिना किसी चिक शुरू करते हैं। राहुल गांधी की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो हम सब जानते ही, और वो हमारे टॉपिक का हिस्सा है भी नहीं। मैं बहुत छोटा सा समरी राहुल गांधी की एजुकेशन के बारे में देना चाहता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इस टॉपिक में आगे कहाँ तक जा रहे हैं। राहुल गांधी की प्राइमरी एजुकेशन सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में हुई, फिर वे द डून स्कूल देहरादून में चले गए। 1984 में उनकी दादी की हत्या हो जाने के बाद सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से वो होम स्कूल्ड हो गए। 1989 में उन्होंने गुरु नानक कॉलेज दिल्ली ज्वाइन किया अपनी अंडर ग्रेजुएशन के लिए। हालांकि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी चले गए थे। वहाँ उनका 1 साल ही कंप्लीट हुआ था कि 1991 में तमिल टाइगर्स के हाथों उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद वो रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा USA चले गए। सिक्योरिटी रीजन्स के चलते वहाँ उन्होंने अपना नाम राहुल विंची रखा। उनका असली नाम बस कुछ कॉलेज ऑफिशियल्स को पता था और कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज को पता था। राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव अमेठी से 2004 में लड़ा था और कंसेक्यूटिवली उन्होंने 2009 और 2014 में भी वहाँ से चुनाव लड़ा और जीते। यहाँ तक तुम्हारे राहुल गांधी को लेकर बेसिक्स क्लियर हुआ है, तो अब आ जाते कि उनकी पॉपुलैरिटी बनी कैसे। देखो, 2014 के इलेक्शन हम सब ने देखे, जिसमें कांग्रेस में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली और सामने नरेंद्र मोदी, जिनके पास हिंदुत्व बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और काला धन वापस लाने जैसे नारे थे। और 2014 के बाद हमने ऐसे वीडियोस और मीम्स देखे जिनमें राहुल गांधी की इमेज एक पप्पू की बन गई और ये इमेज 2021 तक चली। खैर, जो उन्हें पर्सनली जानते थे उनके हिसाब से राहुल गांधी की इमेज अलग थी। लेकिन फिर आता है एक परसेप्शन शिफ्ट। किसान आंदोलन और कोरोना के बाद जब राहुल गांधी के कोरोना से रिलेटेड बयान और किसान आंदोलन से रिलेटेड बयान वायरल होने लगे, अब नरेंद्र मोदी से नाराज़गी थी तो विपक्ष में भी कोई ऐसा साथ खड़ा होना चाहिए। वो काम राहुल गांधी ने बखूबी किया। फिर आया सबसे बड़ा चेंज, जो था राहुल गांधी की दोनों पद यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन दोनों यात्राओं की वजह से राहुल गांधी और ऑपोजिशन दोनों मजबूत हुए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी, एक पैदल यात्रा थी जो 71 कॉन्स्टिट्यूएंसी से होकर गुजरी। 2019 में कांग्रेस ने इन 71 सीट्स में से 65 सीट्स पर कंटेस्ट किया था और जीती सिर्फ 15। वहीं 2024 में कांग्रेस ने इन 71 सीट्स में से 56 सीट्स पर कंटेस्ट किया और जीती 23, जो ऑलमोस्ट एक डबल का आंकड़ा टच कर देता है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से मुंबई तक जीप यात्रा थी, वो 81 लोकसभा सीट से गुजरी थी। 2019 में कांग्रेस ने इन 71 सीट्स पर कंटेस्ट किया और जीती सिर्फ 6। 2024 में कांग्रेस कंटेस्ट करती है 49 सीट्स पर और उनमें से 17 जीत जाती है। इन दोनों यात्राओं में मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कवर नहीं किया, पर सोशल मीडिया और खासकर यूट्यूबर्स ने अच्छे से कवर किया था। उसी के साथ कई नामी लोगों ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया था, जैसे RBI के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन, एक्टर कमल हसन, स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह, रश्मि देसाई और पॉप आर्टिस्ट डिवाइन। और ऐसे ही कई लोगों ने यात्रा में भाग लिया था। सोशल मीडिया पर जो इन यात्रा को फॉलो कर रहे थे, उनका परसेप्शन राहुल गांधी को लेकर चेंज हुआ। इस परसेप्शन का फ़ायदा मिला पूरे इंडिया गठबंधन को, जो जुलाई 2023 में बना। इस अलायंस पर सबसे मजबूत चेहरे के रूप में उभरे राहुल गांधी। जो इमेज यात्रा के दौरान बन रही थी, उसको मेंटेन करके रखा। अपने सोशल मीडिया पर अच्छे से काम किया। जैसे ही बीजेपी की तरफ से कुछ बयान आते, काउंटर करने के लिए राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम तैयार थी। इन सब के बाद एक पॉइंट है जो मुझे लगा कि राहुल गांधी के लिए यात्राओं का कंक्लूजन निकला, वो था बेसिक नीड।
आम नागरिकों की वो ज़रूरत है जिन्हें उन्होंने यात्रा के दौरान देखा और उन्हीं बातों को मुद्दा बनाया, जैसे अग्निवीर योजना, महंगाई, रोजगार। राहुल गांधी लोगों को वापस इन्हीं मुद्दों पर लाए और रूरल इंडिया में राहुल गांधी और इंडिया अलायंस दोनों को फ़ायदा हुआ। एक पॉइंट है जो मैंने भी अपने लोकल एरिया में देखा हुआ है, एक मेजर कम्युनिटी है दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी। अब मैं भी एक रूरल एरिया से आता हूँ तो मैंने ये सब देखा है यार। इन सभी वर्गों में आने वाले लोग इस चीज़ से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़े कि भविष्य में उन्हें क्या मिलने वाला है। उन्हें नेताओं पर ज़्यादा भरोसा यूँ भी नहीं है, पर उन्हें इस बात का ज़्यादा डर लगता है कि जो उनके पास ऑलरेडी है वो कहीं उनसे ना छीन लिया जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे संविधान की, जिसे लेकर कुछ बीजेपी के सांसद उम्मीदवारों ने बयान दिए थे कि 400 पार करवा दो, संविधान बदल देंगे। इन बयानों पर हिंदू राष्ट्र वालों को शायद इतना एग्रेशन अंदर से फील नहीं हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग था, उसे डर ज़्यादा महसूस हुआ। और राहुल गांधी ने भी रेड कलर का जो पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन साथ रखा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आखिरी में वैसे तो कई छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, पर इलेक्शन कैंपेन वाला जो फैक्टर है उसने शायद कुछ ऐड नहीं किया पर मेंटेन करके रखा। अगर आप 2014 और 2019 के इलेक्शंस से कंपेयर करो तो इस बार फालतू बयान या यूल जलूल कुछ ऐसी बातें जो उनको बीच में से काटा जा सके वो सब बहुत कम थी। राहुल गांधी ने अपनी स्पीचेस में सोच समझ कर बातें की जो लोगों से कनेक्ट कर पाए और लोग भी आपस में उससे रिलेट कर पाए। और कहीं पे क्लिप काट कर वायरल करने की अगर कोशिश की भी गई तो कांग्रेस का जो सोशल मीडिया पर डिपार्टमेंट था उसने टाइम टू टाइम चीज़ों को बस्ट किया। इसके अलावा एक करिश्मेटिक लीडरशिप थी, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस थी, वो रील्स पर, यूट्यूब पर सब जगह अपनी बातें रख रहे थे। यूथ को भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपील किया। इलेक्शन का परफॉर्मेंस था, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जो कि इस बार राहुल गांधी ने शायद हमें दे दिया है। वो तो अभी सत्र शुरू होगा तब शायद हमें पता चले, लेकिन जिस हिसाब से हो किसी के पास अंधी पावर ना हो, जो कि मुझे नहीं लगता इस बार है। और अभी तक जो बातें होती थी मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम 150 करोड़ की जनसंख्या के बाद अगर एक नेता के सामने दूसरा नेता ओपोजिशन में खड़ा नहीं कर सकते तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही नाकामी है। लेकिन अब हमारे पास एक मजबूत विपक्ष होगा जो सरकार को बताएगा कि नहीं क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि कुछ चीज़ों में क्या होता है, जब एक ही पक्ष कुछ काम कर रहा होता है तो हो सकता है कि वो सिर्फ उसे सही लग रहा हो लेकिन बाकियों के लिए सही साबित ना हो। इस बार अगर रातों रात मोदी जी नोटबंद करते हैं तो शायद विपक्ष उनको बोलेगा कि नहीं, 85% जो करेंसी होती है उसे आप एकदम से बंद नहीं कर सकते। शायद आप जीएसटी जैसे फैसले लेने से पहले एक बार सोचें। शायद आप 370 हटाने से पहले वहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था कर दें कि यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था हो, यहाँ पर रोड के कनेक्शन अच्छे से हों, यहाँ पे हाउसिंग सारी अच्छे से हो। एकदम से बस अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने 370 हटा तो दी, लेकिन आप खुद बताइए क्या आपने वहाँ पे ढंग से व्यवस्था की थी? देखो, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए, अटल जी वाली लाइन है। वही मेरा कहना है यार, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन हमें एक विपक्ष भी चाहिए जो संसद के अंदर बैठ के क्या हो रहा है वो हमें बता सके। भले वो खुद के फ़ायदे के लिए बताए लेकिन हमें तो पता चले कि होता क्या है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा।